हेलो बच्चों। तो चलो, पिछले लेक्चर में हम लोग SN1 SN2 रिएक्शन कंप्लीट कर लिए थे और उसमें हम ये भी आपको बताए थे कि कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जो SN1 और SN2 रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। उसके बाद और क्या पढ़े थे? उसके बाद पढ़े थे डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। हेलोएल्केन के द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला पहला रिएक्शन था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब सेकेंड रिएक्शन है इलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। तो आज स्टार्ट करते हैं विलोपन अभिक्रिया। तो आप जल्दी से तैयार होकर बैठ जाओ। तैयार होने का मतलब हाँ, मेकअप कब कर लो दुष्टों, कॉपी कलम लेके बैठो जल्दी, और जो पढ़ा रहे हो उसका नोट्स बनाओ। चलो तो देखते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। आज का हमारा टॉपिक है इलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया, इलिमिनेशन रिएक्शन। कहीं ना कहीं विलोपन का नाम तो सुना ही होगा, इलिमिनेशन कहां पे सुने हो बताओ? 9th क्लास में जब हम लोग इक्वेशन सोल्व करते थे मैथ का, तो उसमें ढेर सारा मेथड पढ़े थे, उसी में से एक था विलोपन विधि, इलिमिनेशन रिएक्शन। याद आया? तो उसमें क्या करते थे, किसी एक को विलुप्त करते थे, विलुप्त खत्म कर देते थे, x को हटा देते थे तो y का वैल्यू आता था, और जब y का वैल्यू पुट करते थे तो फिर x का वैल्यू आता था। हाँ, याद आ रहा है? तो उसी तरह यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन है, विलोपन अभिक्रिया। अब विलोपन का मतलब क्या होता है? विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। विलुप्त करना मतलब हटा देना, किसी चीज को हटा देना, तो उसे कहते हैं विलोपन। दोनों में अंतर समझ लो। देखो, सब्स्टिट्यूशन में क्या था? सब्स्टिट्यूशन में क्या था? CH3Cl। ठीक है, देखो ध्यान से, CH3Cl और इसे OH के साथ, OH माइनस के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, तो हो क्या रहा था? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब दोबारे से स्थापित हो रहा था। पहले से जो था वो यहां से बाहर जा रहा था और OH इसमें जुड़ रहा था, CH3OH प्लस Cl माइनस। मतलब एक हटा तो दूसरा जुटा। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इलिमिनेशन में क्या होगा? इलिमिनेशन में हटेगा तो हटेगा, Cl हटेगा और भी कुछ हटेगा, हाइड्रोजन भी हटेगा, लेकिन यहां पे जुटेगा कुछ भी नहीं। मतलब सिर्फ हटेगा और जुटेगा नहीं। मतलब हम तो ले जाएंगे सनम, लेकिन दे के कुछ भी नहीं जाएंगे। यहां पे देखो, क्लोरीन को कोई ले गया तो बदले में कुछ दे गया, OH माइनस दिया, लेकिन यहां से ले जाएंगे लेकिन बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसे हम कहेंगे विलोपन अभिक्रिया, इलिमिनेशन रिएक्शन। समझ गए? जब एक गया और दूसरा उसके जगह पे आ गया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जब एक दो गया और उसके जगह पे कोई नहीं आया तो इसे हम बोलेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो चलो अब लिख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, when atoms or group are eliminated without any addition is called elimination reaction।
तो अगर हिंदी में इसे लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे? जब किसी कार्बनिक यौगिक से, जब किसी कार्बनिक यौगिक से कोई परमाणु या समूह अलग होता है, ध्यान रहे बिना किसी योग के अलग होता है, उसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। उसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ? When atoms और ग्रुप, मतलब जब परमाणु या परमाणुओं का समूह, आर eliminated without any addition is called elimination reaction। जब परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी कार्बनिक यौगिक से हटता है, पृथक होता है, अलग होता है बिना किसी एडिशन के, मतलब कोई जुड़ता नहीं है, सिर्फ अलग होता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। वही चीज हिंदी में लिखा हुआ है, जब किसी कार्बनिक यौगिक से कोई परमाणु या समूह अलग होता है लेकिन कुछ जुटता नहीं है, बिना किसी योग के अलग होता है, उसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। और एक चीज क्या ध्यान रखना है, एज ए रिजल्ट ऑफ इलिमिनेशन, विलोपन के फलस्वरूप हमें मिलता क्या है? तो एज ए रिजल्ट ऑफ इलिमिनेशन वी गेट अनसेचुरेटेड कंपाउंड, असंतृप्त यौगिक। मतलब जब कहीं पे इलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो वहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। मतलब साफ है कि जब एल्काइल हैलाइड में इलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो हमें या तो एल्कीन मिलने वाला है, नहीं तो एल्काइन मिलने वाला है। वही तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है, मतलब इलिमिनेशन के फलस्वरूप कौन सा कंपाउंड मिलेगा? कौन सा मिलेगा बताओ? एल्कीन और एल्काइन मिलेगा, यानी अनसेचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। अब देखो इसमें होता क्या है, क्या होता है इलिमिनेशन रिएक्शन में, तो ध्यान से देखो इसमें होता क्या है। व्हेन एल्काइल हैलाइड, अगर हम एल्काइल हैलाइड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मतलब एल्काइल हैलाइड हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हेलोएल्केन या एल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है और क्या बनता है। तो देखो व्हेन एल्काइल हैलाइड इज हीटेड विथ स्ट्रॉन्ग बेस such like alcoholic solution of potassium हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग एल्कोहलिक KOH भी बोलते हैं, solution of potassium hydroxide, the OH minus ion act as base and eliminate
ए प्रोटोन फ्रॉम बीटा कार्बन, बीटा कार्बन as a result alkene is formed, एल्कीन इज फॉर्म। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो when alkyl halide is heated with a strong base such like एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम एल्कोहलिक KOH के नाम से जानते हैं, द OH माइनस आयन एक्ट एज बेस एंड इलिमिनेट ए प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन, एज ए रिजल्ट एल्कीन इज फॉर्म्ड। अब हिंदी वाले इसका लिख लो मतलब, इसका मतलब हुआ कि जब एल्काइल हैलाइड को मजबूत भस्म जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तो KOH से मिलने वाला OH माइनस आयन हेलो एल्केन के बीटा कार्बन से एक प्रोटॉन को अलग करता है और इसके फलस्वरूप एल्कीन का निर्माण होता है। जब इसका एग्जाम्पल से समझेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो, जब एल्काइल हैलाइड को स्ट्रॉन्ग भस्म, मजबूत भस्म, किसको, की पॉइंट पे ध्यान देना, एल्काइल हैलाइड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, किसके साथ, मजबूत भस्म के साथ, किसके जैसा, एल्कोहलिक KOH। जैसे में कौन सा मजबूत भस्म लेंगे, तो ढेर सारे होते हैं, तो उनमें से क्या ले सकते हो आप, एल्कोहलिक KOH, और भी लेते हैं उसको हम आगे बताएंगे। तो एल्कोहलिक KOH के साथ जब हम एल्काइल हैलाइड को हीट करते हैं तो क्या होता है, यहां से KOH टूटेगा तो K प्लस और OH माइनस मिलेगा, और एक OH माइनस आयन, जो OH माइनस आयन होता है वो भस्म की तरह कार्य करता है, बेस की तरह कार्य करता है, भस्म की तरह, क्षार की तरह काम करता है। और ये जो हम एल्काइल हैलाइड लिए हैं उसके बीटा कार्बन से एक प्रोटॉन को अपनी ओर खींचता है, उसको एलिमिनेट करता है, जिसके फलस्वरूप एल्कीन का निर्माण होता है, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड का निर्माण होता है। अब यहाँ पे दो कंफ्यूजिंग वर्ड है, कौन कौन, एक तो है बेस और दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन खींचेगा, इसका मतलब किसको खींचेगा, यहाँ पे एक चीज और है बीटा कार्बन, तो ये हम कल बता दिए हैं पिछले लेक्चर में, अल्फा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो, बीटा कार्बन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा है, यानी अल्फा कार्बन के बाद वाला कार्बन। तो ये तो क्लियर है, दो चीज है, बेस किसे कहेंगे और प्रोटॉन किसे कहेंगे। तो देखो प्रोटॉन का जनरल मतलब यहाँ पे आप समझना H प्लस को हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन बोलेंगे। यानी यहाँ पे कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर प्रोटॉन लिखा हुआ है कि प्रोटॉन को खींचता है, प्रोटॉन को एलिमिनेट करता है, इसका मतलब हुआ H प्लस को एलिमिनेट करता है। क्यों, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, यानी इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है, और प्रोटॉन कितना है, एक है, ठीक है। अच्छा, अब H प्लस बन गया, तो H प्लस का मतलब हुआ कि जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या हो गया, किसी को दे दिया, खत्म हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो अब सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन। तो इसीलिए H प्लस में सिर्फ प्रोटॉन ही होता है, इसलिए, और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन तो पाया नहीं जाता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। एकमात्र एलिमेंट है जिसमें हाइड्रोजन, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यदि H प्लस बन गया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन था एक, वो भी किसी को दे दिया, तो अब सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन, तो इसलिए H प्लस को प्रोटॉन बोलेंगे। तो प्रोटॉन तो क्लियर हो गया, यानी H प्लस को कौन खींचेगा, OH माइनस खींचेगा। बेस किसको कहते हैं, तो देखो जो OH माइनस प्रोवाइड करता है, फिर से समझ लो, एसिड किसे कहते हैं, जो आसानी से H प्लस का त्याग कर दे, जो H प्लस डोनेट करता है, जो H प्लस का त्याग करता है, उसे हम कहते हैं एसिड। और जो जलीय विलयन में OH माइनस देता है उसे हम कहते हैं भस्म, यानी बेस। जो जलीय विलयन में H प्लस देता है, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस देता है, उसे एसिड कहेंगे, और जिसका एक्वस सॉल्यूशन हमें OH माइनस देता है उसे भस्म कहेंगे। तो KOH जलीय विलयन में OH माइनस देगा तो इसे क्या कहेंगे, भस्म कहेंगे, बेस कहेंगे। ओके, तो चलो ये सारा चीज था, एक बार फिर से समझ लो।
इलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ एटम या ग्रुप निकल के बाहर जाएंगे लेकिन बदले में कुछ जुटेगा नहीं, उसे इलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। कैसे होता है? तो और इलिमिनेशन के फलस्वरूप क्या होता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ा रहे हैं। जब इलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो उसके फलस्वरूप अनसैचुरेटेड कंपाउंड का निर्माण होगा, यानी या तो एल्कीन बनेगा नहीं तो एल्काइन बनेगा। अच्छा, तो होगा कैसे? तो जब एल्काइल हैलाइड को हम हीट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे KOH के साथ, तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को अपनी ओर खींचेगा और उसके फलस्वरूप एल्कीन का निर्माण होगा। ओके, तो इसको लिख लो, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं कि एग्जांपल देखो। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो ध्यान से देखो, इधर देखो एक कंपाउंड है हमारे पास, कार्बन और कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब ये CH3 है, CH3, इधर हाइड्रोजन है। ठीक है, ये और इसमें होता क्या है कि जैसे कोई एक भस्म है, भस्म बेस हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक भस्म है, कैसे OH- था। अच्छा, एक चीज आपके मन में आ रहा होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोग OH- को, जिसपे नेगेटिव चार्ज था, उसे न्यूक्लियोफाइल मान रहे थे, नाभिक्स नहीं, न्यूक्लियोफाइल, और अभी OH- को हम क्या बोल रहे हैं, भस्म मान रहे हैं, बेस। तब ये क्या लोचा है? कुछ भी नहीं है, बस रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद हम बताएंगे कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या अंतर है, क्या दोनों सेम ही चीज है या उनमें कुछ डिफरेंस भी होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, तो वहां पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कब कोई ग्रुप या एटम न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और कब वो बेस की तरह काम करेगा। अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बेस है, ठीक है, भस्म है, भस्म। और जब हम एक क्या है हमारा, हेलो एल्केन है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ए क्या है, ए है बेस, भस्म, भस्म है। अच्छा, अब होता क्या है, तो देखो ध्यान से, ये बेस क्या करता है, यहां से जो प्रोटॉन है, हम आपको क्या बताए थे कि बेस जो होता है भस्म, वो प्रोटॉन को अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पे H+ को क्या करेगा, ये बेस अपनी ओर खींचेगा। ओके, तो जब ये H+ यहाँ पे H+ को खींच रहा है, H+ को, मतलब H जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के जाएगा, H+ को सिर्फ खींच रहा है, यानी प्रोटॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को नहीं। मतलब यहाँ पे इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रह ही जाएगा, साथ ही हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ेगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो बेस को कौन चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और H+ में तब बदलेगा जब अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन को कौन खींचा, बेस खींचा, तो ये बॉन्ड तो बच गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो फालतू बच गया, तो ए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके क्या करता है, डबल बॉन्ड का निर्माण करता है। कैसे, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन था ही जो हाइड्रोजन के जाने से फ्री हो गया, और एक हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेगा, तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। एक बॉन्ड के लिए दो ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। अब बताओ, जब ये वाला यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो अब देखो 2 बॉन्ड यहाँ, 2 3 4 5, क्या कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा, यानी यहाँ भी 5 हो जाएगा, 1 2 3 और यहाँ पे 2 5, तो क्या कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा, नहीं। तो क्या होगा, तो देखो जैसे ही ए यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, तो एक क्लोरीन यहां से क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेके और यहां से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो जब ये बाहर निकलेगा तो देखो हमारे पास कंपाउंड क्या मिलेगा, C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, साथ में एक कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ से क्या हो गया, क्लोरीन बाहर चला गया। उसके बाद और क्या बनेगा, और क्या मिलेगा, तो बेस और हाइड्रोजन के बीच में BH का निर्माण करेगा ये, और साथ ही जो Cl- हुआ ये यहां से बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से इलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा किसका निर्माण हुआ, बताओ, एल्कीन का निर्माण हुआ। इसका निर्माण हुआ
एल्कीन का। तो हम बोले थे ना कि एल्काइल हैलाइड में जब इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, विलोपन अभिक्रिया, तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड यानी असंतृप्त यौगिक एल्कीन या एल्काइन का निर्माण होगा। तो ये तो प्रोडक्ट बना। दूसरी चीज कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इलिमिनेशन विदाउट एडिशन हम बताए थे, मतलब कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम बाहर तो निकलेंगे लेकिन बदले में कुछ जुटेगा नहीं। तो यहां से देखो क्लोरीन बाहर निकल गया, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, लेकिन कुछ भी एक्स्ट्रा जुटा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब इलिमिनेशन तो बड़ा खतरनाक चीज है बाबा। ये तो जो है वो भी लेके चला जाएगा और साथ में थोड़ा भी चेंज कर देगा। मतलब पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड था, अब किस में कन्वर्ट कर दिया? डबल बॉन्ड, मोटा बना दिया, मोटा। ठीक है, तो ये था। इसे एक और नाम हम देते हैं, इसका एक और नाम हम देते हैं डिहाइड्रो हैलोजेनेशन। डिहाइड्रो हैलोजेनेशन के नाम से भी हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखना, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन हो जाता है ना बच्चों को, क्या होता है? शरीर में पानी की कमी हो जाती है, बार बार जाना पड़ता है कहाँ, तो उसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। यानी हाइड्रेट मतलब क्या हो गया? वाटर हो गया, और डिहाइड्रेशन यानी वाटर की कमी। तो यहाँ पे देखो डिहाइड्रो हैलोजेनेशन मतलब डी मतलब निकालना हो गया, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हैलोजन भी निकल रहा है, तब हम इसको बोलेंगे डिहाइड्रो हैलोजेनेशन। डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हैलोजन भी निकल रहा है, तो क्या बोलेंगे? इसी का एलिमिनेशन रिएक्शन का ही एक और नाम देंगे, डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन। अब यहाँ पे देखो, इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, और ये हो गया बीटा कार्बन। ओके, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को बेस खींच रहा है, तो इसे हम बोलेंगे बीटा इलिमिनेशन। क्या बोलेंगे? बीटा इलिमिनेशन। बीटा इलिमिनेशन, इसी का एक और नाम क्या है? बीटा इलिमिनेशन, क्योंकि प्रोटॉन किस कार्बन से जा रहा है? बीटा से, तो इसीलिए बीटा इलिमिनेशन भी इसको बोलेंगे। तो लिख लो। उसके बाद ये सिर्फ एग्जांपल दे रहे थे, अभी हम डिटेल्स में इलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। लिखो जल्दी, देखते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है नाम इसका? विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया, बिल्कुल ना। ये घर में दो तरह के आदमी होते हैं, एक जो होता है वो थोड़ा सा नुकसान करता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ ले आता है, मतलब नुकसान की भरपाई हो गया, वो हो गया सब्स्टिट्यूशन। जैसे एक लड़का है, 10 रुपया लेके घर से गया और 10 रुपया तो खर्च कर दिया, लेकिन बदले में कुछ ना कुछ लेके आया 10 रुपए के बदले में, तो वो हो गया सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ई ना एकदम अगलगावल है, मतलब ये हुआ कि 10 रुपया लेके घर से गया और वो 10 रुपया गंवा दिया और बदले में कुछ नहीं लाया, तो यही हुआ इलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलो देखो ध्यान से, ये जो इलिमिनेशन रिएक्शन होता है बच्चों, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। हाँ, एक बढ़ गया। 3 प्रकार का कौन कौन होता है? पहला होता है अल्फा इलिमिनेशन। अल्फा इलिमिनेशन, या इसी को हम 1-1 इलिमिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अल्फा इलिमिनेशन या 1-1 इलिमिनेशन। और दूसरा क्या है? दूसरा है बीटा इलिमिनेशन या 1-2 इलिमिनेशन। बीटा विलोपन या 1-2 विलोपन, ये है अल्फा विलोपन या 1-1 विलोपन। और ये तीसरा जो है इसको बोलते हैं गामा इलिमिनेशन या 1-3 इलिमिनेशन। गामा विलोपन या 1-3 विलोपन। अब देखो इन सब का मतलब क्या है, तो देखो एक कंपाउंड हम लेते हैं, यहां पे देखो ये कंपाउंड है,
डाइक्लोरोमीथेन। क्या नाम है इसका? डाइक्लोरोमीथेन। CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो, दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरो और एक कार्बन है तो मीथेन। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे यहां से हटा दो, बेस के साथ हीट करेंगे। यही ना बताए थे कि जब भस्म के साथ गर्म किया जाता है तो भस्म के साथ हीट करेंगे तो यहां पे क्या होगा, एक दोनों हाइड्रोजन यहां से दोनों प्रोटॉन के रूप में बाहर चला जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के। ठीक है, प्रोटॉन के रूप में कब जाएगा? जब एक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, H+ जाएगा, तब यहां पे हमें एक कंपाउंड मिलेगा CCl2 और एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, A बचेगा। ठीक है, तो A जो कंपाउंड बना इसे हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं। देखो कार्बीन क्या होता है? कार्बीन एक इंटरमीडिएट होता है। जिस तरह से कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है, कार्बेन आयन इंटरमीडिएट होता है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के रूप में बनता है, उसी तरह कुछ और इंटरमीडिएट बनते हैं, जैसे कार्बीन हो गया, नाइट्रीन हो गया, बेंजाइन हो गया। तो कार्बीन कहते किसको है? तो डाईवैलेंट कार्बन जिसके पास लॉन पेयर होता है लेकिन कोई निगेटिव चार्ज नहीं होता है। देखो डाईवैलेंट कार्बन यानी दो गो बॉन्ड है, दो ही को क्लोरीन है ना, हाइड्रोजन तो गया, तो दो बॉन्ड है, दो क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, तो डाईवैलेंट द्विसंयोजी कार्बन के पास एक लॉन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन एक लॉन पेयर है लेकिन कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन। और जब दोनों प्रोटॉन, देख रहे हो, दोनों हाइड्रोजन यानी दोनों प्रोटॉन एक ही कार्बन से गया है, एक ही कार्बन से, तो जब एक ही कार्बन से जाएगा उसी को हम बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। इसी कार्बन से क्लोरीन भी जुड़ा है तो यही हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से ही दोनों हाइड्रोजन गया है तो इसको हम बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन। एक ही फर्स्ट कार्बन से ही दोनों प्रोटॉन गया तो इसीलिए अल्फा एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन। समझ गए होंगे? चलो अब यहां पे बढ़ते हैं, बीटा एलिमिनेशन। तो यहां ध्यान दो, CH2 Br और H। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे भी बेस के साथ हीट करेंगे। जब इसे भस्म के साथ हीट करोगे, गर्म करोगे, तो देखो यहां पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा कार्बन हुआ और ये हमारा बीटा कार्बन हुआ। ओके, तब क्या होगा, यहां से प्रोटॉन और ब्रोमीन दोनों क्या हो जाएंगे, बेस के साथ, प्रोटॉन बेस के साथ बाहर चला जाएगा और जब ए जाएगा तो ये वाला जाके यहाँ पे बॉन्ड, डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। अभी हम समझाए थे बीटा एलिमिनेशन कि बीटा कार्बन से बेस क्या करता है, प्रोटॉन को खींचता है, तो यहाँ जो बॉन्ड बचा, इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ जाके डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा और जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो ब्रोमीन यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो हमें कंपाउंड क्या मिलेगा बच्चों, कंपाउंड मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ब्रोमीन बाहर हो गया, हाइड्रोजन बाहर हो गया, तो क्या मिला, एल्कीन मिला। तो देखो बीटा कार्बन से प्रोटॉन बेस के द्वारा पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन या फिर 1-2 एलिमिनेशन। 1 से हाइड्रोजन जा रहा है और 2 से हाइड्रोजन जा रहा है, तो इसे हम 1-2 एलिमिनेशन। यहाँ पे दोनों फर्स्ट कार्बन से गया था तो 1-1 एलिमिनेशन, यहाँ पे 1 और 2 कार्बन से जा रहा है तो 1-2 एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन क्या होता है, तो देखो CH2 Br और Br, ये एक कंपाउंड है। ओके, और इसे हम जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं, जिंक चूर्ण के साथ। किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ, जिंक चूर्ण के साथ हीट करते हैं। ओके, तो यहां पे क्या होता है कि ये ब्रोमीन जो होते हैं यहां से बाहर हो जाते हैं और एक साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण होता है, साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण होता है, साइक्लोप्रोपेन बन गया है। नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। तो इसे हम बोलते हैं गामा एलिमिनेशन या 1-3 एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं। ओके, तो 3 तरह का एलिमिनेशन हुआ। अल्फा एलिमिनेशन, जब एक ही कार्बन पर से दोनों प्रोटॉन जाएंगे,
बीटा एलिमिनेशन, जब बीटा कार्बन पर से प्रोटॉन और अल्फा पर से ब्रोमीन या हाइड्रोजन जाएगा तो बीटा एलिमिनेशन, मतलब एक दो कार्बन पर रहेगा, एक दो, एक एक रहेगा, एक एक कार्बन तो हो गया अल्फा एलिमिनेशन, एक दो कार्बन पर एलिमिनेशन होगा तो बीटा एलिमिनेशन, और 1-3 पे होगा यानी कि दोनों कार्बन के बीच में एक या दो कार्बन का अंतर रहेगा तब हम उसे बोलेंगे गामा एलिमिनेशन या 1-3 एलिमिनेशन। तो एल्काइल हैलाइड जो होता है, एल्काइल हैलाइड के द्वारा, एल्काइल हैलाइड के द्वारा, एल्काइल हैलाइड के द्वारा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो किया जाता है। एल्काइल हैलाइड में हम लोग कौन सा एलिमिनेशन पढ़ेंगे, बीटा एलिमिनेशन, और इससे पहले जो हम आपको एग्जांपल दिए थे वो भी क्या था, बीटा एलिमिनेशन का ही था। तो इसे लिख लो, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये तो था कि एलिमिनेशन रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, और एक तरह से और हम इसको क्लासिफाई करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टेप के आधार पे दो प्रकार के था, SN1 और SN2। SN1 दो स्टेप में हो रहा था और SN2 एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा था। उसी आधार पे एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो प्रकार के होता है। तो इसमें पहला है E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन जिसे आप यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर मोनोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोल सकते हो। यूनिमोलिकुलर या फिर मोनोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी एक आणविक विलोपन अभिक्रिया, एक आणविक विलोपन अभिक्रिया। अब इसमें होता क्या है तो ध्यान से देखो क्या होता है। देखो यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे मान लेते हैं कोई हाइड्रोजन है X, ओके। अब ये जो है स्टेप 1 है, स्टेप 1 यानी E1 रिएक्शन जो होगा, E1 रिएक्शन ये कंप्लीट होगा इन 2 स्टेप, 2 चरणों में पूर्ण होगा। E1 रिएक्शन जिस तरह से SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में पूरा हो रहा था उसी तरह E1 रिएक्शन 2 स्टेप में पूरा होगा। तो स्टेप 1 में क्या होगा बच्चों, तो देखो स्टेप 1 में होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोल्वेंट C2H5OH, विलायक के प्रभाव से। यहां पे ये जो रिएक्शन होता है वो एल्कोहलिक मीडियम में होता है। किसमें, एल्कोहलिक मीडियम में, मतलब इथाइल एल्कोहल उसमें सोल्वेंट के रूप में काम करता है, विलायक के रूप में। जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं मैक्सिमम रिएक्शन लिक्विड फेज में होते हैं और कुछ न कुछ सोल्वेंट में घुले होते हैं वे। तो यहाँ पे सोल्वेंट के रूप में कौन होता है, इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल। तो इस विलायक के देखो C2H5OH है तो यहां से H+ निकलेगा तो O- क्या बचेगा, H+ के निकलने के बाद हम क्या बताए थे कि जब किसी एसिड से H+ निकल जाता है तो जो बचता है उसको कंजुगेट बेस बोलते हैं। तो H+ के जाने के बाद बचेगा O- यानी C2H5O-, और ये एक कंजुगेट बेस की तरह कार्य करेगा और बेस के प्रभाव से ही क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोल्वेंट यानी इथेनॉल जो विलायक है, इस विलायक के प्रभाव से पहले क्या होता है कि ये जो हैलोजन होता है वो ब्रेक होता है, मतलब अपना बॉन्ड तोड़ के और ये बाहर हो जाता है। और हम बोले थे कि जब भी बॉन्ड टूटने वाला स्टेप होगा वो हमेशा स्लो स्टेप होगा। बॉन्ड टूटने वाला स्टेप हमेशा कैसा स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, क्योंकि कोई भी अपना अंग भंग खुशी से नहीं करता है। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो एक ऐसा स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा। और स्लो स्टेप को ही हम लोग क्या मानते हैं बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी दर निर्धारक पद। तो
विलायक के प्रभाव से फर्स्ट स्टेप में यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो मिलता क्या है हमें, मिलता है यहां हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन जो है अपना बॉन्ड लेके बाहर चला गया तो यहां पे प्लस चिन्ह आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहां पे हमें मिला कार्बोकेटायन, कार्बन पे प्लस तो क्या बोलते हैं कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट मिला। अच्छा, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप टू, स्टेप टू में क्या होगा, तो अब बेस आएगा स्टेप टू में। देखो यहां पे क्या है, सी, यहां पे हाइड्रोजन है। अब सेकेंड स्टेप में आएगा बेस, ठीक है, सेकेंड स्टेप में बेस कौन, यही C2H5O माइनस, C2H5O माइनस, जो भी बेस रहेगा वो बेस आएगा यहां पे और ये बेस क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन को पुल करेगा, खींचेगा, प्रोटॉन को खींचेगा। तो उसके बाद ये जो स्टेप होगा ये फर्स्ट स्टेप होगा। कैसा स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा। H प्लस यहां से, क्योंकि अब एक अनस्टेबल से स्टेबल कंपाउंड में जा रहा है, अभी क्या है प्लस है तो ये अनस्टेबल है, और जब यहां से H प्लस जाएगा तो यहां जाके क्या करेगा, डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, तो ये प्लस खत्म हो जाएगा। तो अनस्टेबल से स्टेबल में, अस्थाई से अस्थाई में कोई जाता है तो स्टेप फर्स्ट होता है, और ये अस्थाई से अस्थाई में जा रहा था तो इसीलिए स्लो स्टेप हुआ, ठीक है। कोई भी अनस्टेबल होना नहीं चाहता है तो दो तरीका से हम इसको बताएं कि कोई भी अंग भंग नहीं करवाना चाहता है आसानी से, तो यहां से अंग भंग हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो ये स्लो स्टेप होगा। या दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि ये एक हेलो एल्केन क्या होता है, एक अच्छा कंपाउंड होता है, स्टेबल स्थायी यौगिक होता है, लेकिन कार्बोकेटायन तो मध्यवर्ती है, ये अस्थायी है। तो अस्थायी से अस्थायी, अब कौन आदमी आराम से सोया हुआ है तो बालू लादना पसंद करेगा, नहीं, तो ये अस्थायी से अस्थायी में जा रहा है, इसलिए स्लो स्टेप है। अभी अस्थायी है, अस्थायी से अस्थायी बनेगा तो ये फर्स्ट स्टेप होगा, ओके। तो यहां पे क्या होगा, यहां से प्रोटॉन चला गया और यहां से यहां पे प्लस था, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन बचा यहां पे जाके क्या करेगा, डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेगा, तो हमें मिल गया एल्कीन, ठीक है। क्या मिल गया बच्चों, एल्कीन मिल गया। तो ये जो हुआ वो हुआ E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन जो दो स्टेप में पूरा होगा। पहला स्टेप में सोल्वेंट के प्रभाव से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा जो कि स्लो स्टेप होगा और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, दर निर्धारक पद होगा, और इसके फलस्वरूप हमें मिलेगा कार्बोकेटायन। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटायन से बीटा हाइड्रोजन से बेस प्रोटॉन को पुल करेगा, खींचेगा, और उसके बाद एल्कीन का निर्माण होगा। तो ये दो स्टेप में पूरा हुआ, लेकिन इसका नाम क्या है, E1 रिएक्शन। क्यों, तो देखो अगर हम इसका रेट का बात करें, देखो बीच में लिख देते हैं, आप लोग नीचे लिखना, ठीक है, हम बीच में लिख देते हैं। अगर इसका रेट देखा जाए तो इसका रेट जो होगा वो किस पे निर्भर करेगा, रेट हम बोले थे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप में सिर्फ कौन है, एल्काइल हेलाइड है, एल्काइल हेलाइड है, एल्काइल हेलाइड RX, यानी रेट जो होगा प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, और इसे लिख सकते हैं एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड, ठीक है। तो इसमें बेस है, बताओ सबस्ट्रेट में रिएक्टेंट में पहला स्टेप में बेस का कोई काम है नहीं है, तो इसलिए रिएक्शन का जो रेट होगा वो सिर्फ एल्काइल हेलाइड के कंसंट्रेशन पे निर्भर करेगा, बेस के कंसंट्रेशन पे निर्भर नहीं करेगा। मतलब स्लो स्टेप में सिर्फ एक ही वो रिएक्टेंट है, एल्काइल हेलाइड, इसलिए इसका ऑर्डर 1 और मोलिकुलरिटी 1, इसीलिए इसका नाम हो गया E1। क्या नाम हो गया, E1 नाम हो गया, क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ मोलिकुलरिटी कितना है, रिएक्टेंट एक ही को है स्लो स्टेप में, इसलिए इसका नाम हो गया E1, यानी यूनिमोलिकुलर, मोनोमोलिकुलर, एक आदमी, ठीक है। तो इसको नीचे लिखना, ये लास्ट में लिखना, ये लिखने के बाद लास्ट में लिखना, ठीक है।
चलो अब बढ़ते हैं सेकंड E2 रिएक्शन। चलो अब बात करते हैं हम लोग E2 रिएक्शन का। E2 रिएक्शन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बाई मॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन। द्विआण्विक, कैसा? द्विआण्विक, द्विआण्विक विलोपन अभिक्रिया। कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? ओनली वन स्टेप। ये सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा। और E1 रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा था? 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा था। ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा। कैसे? तो देखो एक कंपाउंड बनाते हैं। चलो देखो कंपाउंड बना लिए हम। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। हम आपको बताए थे कि जो वेज लाइन होता है प्लेन के बाहर होता है और ये जो डैश होता है वो प्लेन के अंदर होता है। और यहाँ पे एक बेस ले लेते हैं C2H5O- जो कि बेस की तरह काम करता है, भस्म की तरह। अब देखो इसमें क्या होगा? इसमें दो काम एक साथ होगा। एक काम तो होगा कि बेस प्रोटॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। बेस ये क्या है? बेस है, कंजुगेट बेस। H+ निकलने के बाद बेस मिला है तो कंजुगेट बेस बोलेंगे इसको। ये क्या करेगा? प्रोटॉन को यहां से पुल करेगा। जब प्रोटॉन को पुल करेगा तो A जाके यहां पे डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा और जब डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा तो उसी समय ये ब्रोमीन क्या हो जाएगा? यहां से बाहर निकलेगा। ओके, तो दो काम एक ही साथ होगा। पहला वाला में क्या हो रहा था? पहले में हो रहा था कि पहले हाइड्रोजन बाहर निकला और दूसरे स्टेप में बेस प्रोटॉन को पुल किया, खींचा। लेकिन यहाँ पे दोनों काम साथ हो रहा है। जिस समय बेस प्रोटॉन को पुल कर रहा है उसी समय हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो इसमें जो अगला हमारा मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में, वो प्रोडक्ट ना होके ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण करेगा, जो कि SN2 रिएक्शन में जिस तरह से किया था। तो क्या बनेगा? हमारा ट्रांजिशन स्टेट होगा तो देखो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट होगा। कैसे? देखो अभी ब्रोमीन पूरी तरह से निकला नहीं है, धीरे धीरे निकलने का प्रयास कर रहा है। तो देखो डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है, ब्रोमीन धीरे धीरे बाहर निकल रहा है और उसी स्पीड से जो बेस है वो प्रोटॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो बेस जो है ये प्रोटॉन का बॉन्ड कार्बन के साथ टूट रहा है और एक बेस के साथ बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जिसे हम क्या बताए थे? संक्रमण अवस्था। मतलब जिस स्पीड से कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है उसी स्पीड से प्रोटॉन और बेस के बीच का बॉन्ड बन रहा है और कार्बन और प्रोटॉन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, तो जब ये
पूरी तरह से टूट जाएगा, ये पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा, प्रोटॉन पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा, तो ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, प्रोडक्ट मिल जाएगा C डबल बॉन्ड C, ब्रोमीन बाहर हो गया तो 2 हाइड्रोजन, एक ए वाला CH2 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन CH2, साथ में क्या मिलेगा, साथ में मिलेगा C2H5 और H उसके साथ जुड़ गया तो C2H5OH, और क्या मिलेगा, यहाँ से Br माइनस बाहर हो गया तो Br माइनस मिलेगा। ओके, तो इतना चीज हमें मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, फिर एल्कोहल मिलेगा और Br माइनस यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर हो गया। तो ये था हमारा E2 रिएक्शन। अब देखो इसका नाम E2 क्यों है, तो अगर हम रेट की बात करें तो यहाँ पे ए वाला जो स्टेप होता है यही हमारा स्लो स्टेप है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ओके, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आप देख रहे हो कि एल्काइल हेलाइड भी है और बेस भी है, मतलब कि क्या है, CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br, एल्काइल हेलाइड भी है और बेस भी है C2H5O माइनस। तो रेट दोनों के कंसंट्रेशन पे निर्भर करेगा, इसका भी और इसका भी, मतलब जो रेट हुआ ओ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। दिस इज एल्काइल हेलाइड और दिस इज बेस, तो ये दोनों के कंसंट्रेशन पे निर्भर करेगा। तो इसलिए इसका ऑर्डर हो गया कितना 2 और मॉलिक्यूलरिटी भी कितना हो गया, मॉलिक्यूलरिटी भी हो गया 2, इसीलिए इसका नाम हो गया E2 यानी बाईमोलिकुलर। ओके, तो ये था हमारा पूरी तरह से इलिमिनेशन रिएक्शन का लेक्चर। क्या क्या पढ़े, जब बिना किसी एडिशन के कोई एटम या ग्रुप बाहर निकलता है तो उसे हम बोलते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। 3 प्रकार का होता है, अल्फा इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन और गामा इलिमिनेशन। जब एक ही कार्बन से दोनों प्रोटॉन निकलेंगे तो अल्फा, 1 और 2 से निकलेंगे तो बीटा इलिमिनेशन, और 1 और 3 से यानी दोनों के बीच में 1 या 2 कार्बन का अंतर रहेगा तो गामा इलिमिनेशन बोलेंगे। उसके बाद हम लोग स्टेप वाइज अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के हुआ इलिमिनेशन रिएक्शन, E1 और E2। E1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, पहला में कार्बोकेटायन बनेगा और दूसरा स्टेप में बेस प्रोटॉन को खींचेगा तो एल्कीन का निर्माण होगा। और E2 रिएक्शन आपके सामने बोर्ड पे बनाया हुआ है, इसमें हाइड्रोजन का निकलना और बेस द्वारा प्रोटॉन का पुल करना दोनों साथ साथ होगा। ये स्लो स्टेप होगा, तो रेट जो होगा दोनों के कंसंट्रेशन पे निर्भर करेगा, इसीलिए इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा, तो इसका नाम होगा बाईमोलिकुलर E2 रिएक्शन। तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।